Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are gonna to discuss the part second of JKSSB Radiographer Recruitment Paper 2021. So guys, without wasting time, let's get started. Today's first question is the type of signal that is created after a gradient is used to refocus the dephasing net vector is known as। यानी ऐसी कौन सी टाइप ऑफ सिग्नल होती हैं जो कि कब क्रिएट होती हैं, जब एक ग्रेडियंट हम यूज करते हैं ताकि हम नेट डिफेजिंग वेक्टर को रिफोकस करें। तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन बात कर रहा है ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस की। उनमें क्या होता है, देखिए लेट अस सपोज दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है यानी एम जेड होता है। तो जब हम आर एफ पल्स देते हैं तो ये जो एम जेड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन यानी एम एक्स वाई। तो अब जब हम आर एफ पल्स को बंद करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एम एक्स है यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है इट रिकवर्स along the z axis along the longitudinal axis। तो इस टाइम जो हमें सिग्नल मिलती है दैट इज द FID फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल whose magnitude is very less and is not able to form the MRI image। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी RF पल्स देते हैं। लेकिन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस में हम रिफोकसिंग के लिए RF पल्स यूज नहीं करते हैं बल्कि एक ग्रेडियंट का यूज करते हैं। तो ताकि ये जो डिफेजिंग नेट वेक्टर हैं तो इसको हम फिर से रिफोकस करें, इसके लिए हम ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो जब हमने ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई किया ताकि ये रिफोकस हुआ फिर से इस वाली XY प्लेन में, तो अब फिर से हम ग्रेडियंट को बंद करेंगे तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगी। दैट वेरी सिग्नल इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट इको सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट इको सिग्नल। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज सुपिन इको सिग्नल, ग्रेडियंट इको सिग्नल, FID signal, none of the above. So its right option is option number B, that is the gradient echo signal. Now let's move to question number 2. Question number 2 is what kind of lubricant is used in the rotating anode X-ray tube? Rotating anode X-ray tube में कौन सा lubricant हम यूज करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। जेल लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट, ऑयल लुब्रिकेंट्स, मेटेलिक लुब्रिकेंट। तो अगर हम देखेंगे जेल लुब्रिकेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वेपोराइजेशन होगी ऑन हीटिंग। इसी तरह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी वेपोराइजेशन हो सकती है। तो ऑयल लुब्रिकेंट्स इनकी भी वेपोराइजेशन हो सकती हैं ऑन हीटिंग। तो अब बचा हमारा मेटेलिक लुब्रिकेंट। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मेटेलिक लुब्रिकेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिल्वर लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो तीन ऑप्शन इज रॉन्ग है बिकॉज ऑन हीटिंग तो उनकी वेपोराइजेशन हो सकती हैं, तो they will destroy the vacuum of the X-ray tube. So metallic lubricants are used. Now let's move to question number 3. Question number 3 is what is the name of the position where the patient is lying down? उस वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं जिसमें पेशेंट लाई डाउन करता है, लाई डाउन करता है यानी लेट जाता है। तो स्टैंडिंग, डिक्यूबाइट्स, लेटरल इरेक्ट, इरेक्ट। तो लेटने को हम डिक्यूबाइट्स कहते हैं, लाइंग डाउन को हम डिक्यूबाइट्स कहते हैं। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिक्यूबाइट्स, नॉट स्टैंडिंग, नॉट लेटरल इरेक्ट, नॉट इरेक्ट। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिक्यूबाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज which view is used to demonstrate the urinary bladder? यूरिनरी ब्लेडर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन सा व्यू लेते हैं? ऑप्शंस देखते हैं।
Option number A is lateral view, 15-degree caudal angulation. AP view with 15-degree caudal angulation. Lateral view, 15-degree cranial angulation. AP view, 15-degree cranial angulation. तो ये आप याद रखना कि जब भी हमें यूरिनरी ब्लैडर को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है तो तब हम कौन सी व्यू लेते हैं, एपी व्यू लेते हैं एंड 15-degree caudal angulation. Its correct answer is option number B. Now let's move to question number 5. Question number 5 is very important question. Characteristic curve of an X-ray film is plotted between. जो characteristic curve एक्सरे फिल्म का हम प्लॉट करते हैं वो किस किस के दरमियान प्लॉट करते हैं हम. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम देखेंगे एक्सरे फिल्म का तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो ये कर्व हैं तो ये एक्स एक्सीज हैं, ये वाई एक्सीज हैं. तो जो एक्स एक्सीज हैं, एक्स एक्सीज पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सीज पे हम एक्सपोजर को प्लॉट करते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर को प्लॉट करते हैं. और जो y हैं, y एक्सिस पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को प्लॉट करते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं. ऑप्शन ए इज फिल्म कंट्रास्ट एज y एक्सिस एंड इमेज डिटेल एज x एक्सिस. फिल्म कंट्रास्ट एज x एक्सिस एंड इमेज डिटेल एज y एक्सिस. तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कैंसिल हैं क्योंकि ये ग्राफ फिल्म कंट्रास्ट और इमेज डिटेल के दरमियान होता नहीं है बल्कि रेडिएशन एक्सपोजर और ऑप्टिकल डेंसिटी के दरमियान होता है. थर्ड इज रेडिएशन एक्सपोजर एज y एक्सिस एंड ऑप्टिकल डेंसिटी एज x एक्सिस. ऑप्शन डी इज radiation exposure as x axis and optical density as y axis. So its right answer is option number D, that is radiation exposure as x axis and optical density as y axis. Now let's move to question number 6. Question number 6 is which of the following laws describe the law of refraction? इनमें से कौन सा law of refraction को describe करता है? Stephan's law, Ohm's law, Snell's law, Coulomb's law. Clearly, it is Snell's law. That is option number C, Snell's law. Now, let's move to question number 7. Question number 7 is how much tube angulation is given for pelvic outlet view? Very important question. जब हम pelvic outlet view करते हैं तो हम कितना ट्यूब एंगुलेशन देते हैं? ऑप्शन ए इज 30 to 45 caudal angulation, 30 to 45 cranial angulation, 5 degree to 10 degree cranial angulation, 5 degree to 10 degree caudal angulation. देखिए जब भी हम pelvis outlet view करते हैं तो जो एंगुलेशन है ट्यूब का that is the 30 to 45 degree एंगुलेशन. ठीक है, अब तो इससे हम COD को कैंसिल कर सकते हैं. लेकिन अब ये जो एंगुलेशन है क्या है, क्रैनियल होता है कि कॉर्डल? इट इज क्रैनियल, ये क्रैनियल होता है. सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 30 डिग्री टू 45 डिग्री क्रैनियल एंगुलेशन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड एज ए फिक्सिंग एजेंट? फिक्सिंग एजेंट हम कौन सा केमिकल कॉमनली यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन बी इज सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी इज सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन डी इज पोटेशियम ब्रोमाइड. देखिए जब हम डेवलपिंग प्रोसेस करते हैं तो फिक्सिंग एजेंट हम कौन सा यूज करते हैं? या सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं या अमोनियम थायोसल्फेट यूज करते हैं. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल परसेंटेज डेफ डोज इज नोन एज. ऐसी लाइन्स जो कि ज्वाइन करते हैं किनको? उन पॉइंट्स को जिनका इक्वल परसेंटेज डेप्थ डोज होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो सिंपली उनको हम बोलते हैं आइसोडोज कर्व्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आइसोडोज कर्व्स. आइसोडोज कर्व्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो कि उन पॉइंट्स को
ज्वाइन करते हैं जिनका इक्वल परसेंटेज डेप्थ डोज होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द अदर नेम फॉर नी जॉइंट एपिसिट्रस व्यू व्हेन द नी इज एडक्टेड। तो उस व्यू को यानी जो नी जॉइंट एपिसिट्रस व्यू होती हैं तो उस व्यू को हम एक और नाम क्या बोलते हैं, जब नी को हम एडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नी को हम एडक्ट करते हैं। एक है एडक्शन, नी की एडक्शन। सिट्रस व्यू दो तरह की होती हैं, एक में हम नीज को एडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसे, इसमें हम नी को एबडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एबडक्ट करते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है, पोजीशन करते हैं। दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में हम नी को एडक्ट करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो जब हम नी को एडक्ट करते हैं यानी ये दूसरी वाली पोजीशन, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, या उस नी जॉइंट एपिसिट्रस व्यू को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेरस सिट्रस व्यू। क्या बोलते हैं, वेरस सिट्रस व्यू। इट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बाहर की तरफ एबडक्ट करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज द वेलगस सिट्रस व्यू। ये भी आप याद रखना, ठीक है। हाँ, तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is which of the following valves is found between the left atrium and left ventricle? तो मान लो ये हमारा हार्ट है और ये उसके एट्रियम है और ये इसके वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनके दरमियान जो वैल्यू होता है दैट इज दिस वैल्यू, और यहाँ पे भी वैल्यू होता है। लेकिन जो ये वैल्यू होता है इसमें 3 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प्स, लेकिन जो ये वाला होता है इसमें 2 कस्प्स होते हैं। सो इट इज अ बाइकस्पिड वैल्यू और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वैल्यू। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाइकस्पिड वैल्यू और मिट्रल वैल्यूज। Now let's move to question number 12. Which of the following joints is a lower limb joint? इनमें से lower limb joint कौन सा है? Very easy question. Options देखते हैं क्या क्या है, shoulder joint, elbow joint, wrist joint, knee joint. So its right answer is option number D, that is the knee joint. Now let's move to question number 13. Question number 13 is ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू। ट्रांसफॉर्मर्स हम किस लिए यूज करते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल पावर, अल्टर द फ्रीक्वेंसी, अल्टर द वोल्टेज, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसफॉर्मर्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो वोल्टेज है वो अल्टर हो जाए। सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज which one of the following artifacts appear both in MRI and ultrasound images? इन artifacts में से both MRI और ultrasound images में कौन से artifacts appear होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, रिंग आर्टिफैक्ट, रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, एलिएजिंग आर्टिफैक्ट। तो अगर हम देखेंगे एलिएजिंग आर्टिफैक्ट ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में होता है, अल्ट्रासाउंड में भी होता है और एमआरआई इमेजेस में भी होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द मोस्ट लाइकली एक्सरे ट्यूब वोल्टेज इन केवी इन ए स्क्रीन फिल्म मेमोग्राम इज, यानी जो मोस्ट लाइकली हम स्क्रीन फिल्म मेमोग्राम में एक्सरे ट्यूब वोल्टेज यूज करते हैं वो कितना केवी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, 50, 60, 30, 17। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 केवी, ये याद रखना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज which plan divides the body into an anterior part and a posterior part? ऐसा कौन सा
बॉडी प्लान है जो कि बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में। क्लियरली इट इज द कोरोनल प्लान, ये कोरोनल प्लान होता है। एक्सियल प्लान क्या करता है, वो बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर में। ओब्लीक तो पता ही है आपको, वो ओब्लीक प्लान में। मीडियन सैजिटल प्लान क्या करता है, वो बॉडी को किसमें, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में। तो जो कोरोनल है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है बॉडी को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कोरोनल प्लान। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज द एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन इज देखते हैं, दीज आर आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोडोज। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आइसोबार्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसका पर्पस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज टू डिक्रीज द एक्सरे डोज टू द पेशेंट, to decrease the utility of the film processing chemicals, to increase the recorded detail of the film, to avoid artifacts। तो जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स यूज करते हैं तो वो एक्सरे फोटॉन्स को इंटेंसिफाई करते हैं इनटू लाइट फोटॉन्स, ठीक है, यानी वो लाइट फोटॉन्स को इंटेंसिफाई करते हैं, उनको बहुत ज्यादा बनाते हैं। इस तरह एक्सरे रेडिएशन डोज कम होता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is to decrease the X-ray dose to the patient. So guys, these were some MCQs which were asked in JKSSB radiographer recruitment paper 2021. I hope that you enjoyed the lecture. अगर किसी को कोई confusion होगा, कोई query होगी तो वो comment section में डाल देना। फी अमानिल्लाह।